डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बच्चों, अल्कोहल, फिनोल और ईथर में अभी तक हम 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और सबसे अच्छी बात कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर हमको अल्कोहल, फिनोल और ईथर इन तीनों फंक्शनल ग्रुप की हमको स्टडी करनी थी। तो हमने जब इसकी अध्ययन शुरू किया तो हमने सबसे पहले इसका अध्ययन इसकी आधारभूत संकल्पनाओं, इंट्रोडक्शन पार्ट से किया। उसके बाद मैंने आपको इनका वर्गीकरण बताया। उसके बाद हमने नाम पद्धति पे चर्चा की। नाम पद्धति के बाद हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों को बनाने की विधियां देखी। इनके बनाने की विधियों के अलावा हमने इस चैप्टर में इनके कुछ भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया देखी। और साथ में हमने कुछ अल्कोहलों का औद्योगिक महत्व भी पिछले कुछ लेक्चर्स में समझा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो सारे लेक्चर्स हैं पिछले वाले वो आप सभी बच्चों को क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ एक नए और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब ईथर की केमिकल रिएक्शंस। क्लियर। अब बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ईथर शुरू किया था। ईथर आपका होता है ROR ग्रुप। ऑक्सीजन के दोनों साइड आपका एल्किल समूह लगा होगा। अगर वो ROR होता है तो हम उसको समतित ईथर कहते हैं, क्योंकि इधर भी R है, इधर भी R है। लेकिन अगर एक तरफ R है, एक तरफ R' है, कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो हम उसको असमतित ईथर कहते हैं। ईथर को बनाने की विधियों में मैंने आपको 2 विधियां बताई कि पहला तो हम अल्कोहल का निर्जलन करेंगे, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करेंगे, नहीं तो हमको एल्कीन मिल जाएगा। और दूसरा, हमने ईथर को बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड देखा जिसका नाम था विलियमसन का संश्लेषण, मतलब विलियमसन का ईथर सिंथेसिस। क्लियर। इसके अलावा हमने ईथर के कुछ भौतिक गुणधर्मों की बात की। और भौतिक गुणधर्म की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ 2 ही मुद्दों पे चर्चा करते हैं। एक होता है आपका क्वथनांक और दूसरी होती है आपकी विलयता। क्लियर इतना? तो ये सब कुछ मैंने आपको एक क्विकली रिवीजन करके बता दिया कि मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब हुआ कि आज हम जो चीज पढ़ेंगे ना, उसमें हम सिर्फ ईथर की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हम जितनी भी बात करेंगे वो ईथर की सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पे होगी। अब बच्चों, इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया, अभी तक आपको मैं चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट क्रियाविधि बता चुकी हूँ। एग्जाम में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि होती है, वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो किसी भी क्रियाविधि को करने से पहले तो ये समझो कि वो कितने चरणों में हुई, कितने स्टेप्स में हुई। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि हर चरण में हुआ क्या। अब ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में एक क्रियाविधि हमारी और बची है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको 5 क्रियाविधि बताई। 2 बताई मैंने आपको अल्कोहल में, 1 बताई मैंने आपको फिनोल में, 1 अभी हम पढ़ेंगे इस ईथर की। और साथ ही में मैंने आपको कल एक क्रियाविधि बताई थी जो हमने क्या किया था, ईथर की संरचना में काम ली थी, जब हमने उसका अल्कोहल से क्या किया था, निर्जलन किया था। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको 5 मैकेनिज्म्स को, कितने, 5 मैकेनिज्म्स को, 5 क्रियाविधियों को विस्तार में समझना है और पढ़ना है। डायरेक्टली इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, 5 ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। अब बच्चों, ईथर जो होता है ROR, यही बोलते हैं ना हम ईथर को, ROR। अब इस R का मतलब क्या है? ये दोनों इसके एल्किल समूह हैं, और एल्किल समूह होने का क्या मतलब है कि R और R की जगह पे कोई भी आपके पास में कार्बोनिल होगा, कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस R की, इस ROR की, तो ये ईथर का एक जनरल सूत्र है जो कि एक समतित ईथर का सूत्र है। तो मैं बोलती हूं कि ये जो R है मेरा, ये एल्किल समूह है। कैसा समूह है?
एल्किल समूह है, ये वाला R भी मेरा क्या है, एल्किल समूह है, समतित ईथर की बात की। अगर इसी जगह ये ईथर आपका समतित नहीं होता तो उसको मैं लिखती ROR', ये मैं आपको कल बता चुकी हूं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आपके ईथर की रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पर CH3OCH3 अगर मैंने लिखा तो इस ऑक्सीजन ने बंध किसके साथ बनाए हुए हैं, कार्बन के साथ। किसके साथ बंध बने हुए हैं इसके, कार्बन के साथ बंध बने हुए हैं, क्योंकि हम इसको लिखते ही ऐसे हैं OCH3, इसको मैंने बोला मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। अब O ने जो बंध बना रखा है, जो आबंध जो बॉन्ड बना रखा है, वो कार्बन के साथ बना रखा है। तो जब हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका O और C बॉन्ड है, इन दोनों का क्या हो, इन दोनों का विदलन हो, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया हम क्या पढ़ेंगे, ईथरों में C बॉन्ड O का विदलन। दूसरी अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, हम शुरू से आज एंड में इस चैप्टर के पहुंच चुके हैं। दोनों चैप्टर्स में मैंने बहुत बार इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का नाम लिया। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हम करके देखेंगे कि कैसे हुआ। तो कुल मिला के ईथर की जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा। पहला तो मैं C और O के बॉन्ड का विदलन करूंगी और दूसरा मैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करूंगी। अब बच्चों आपको पता है कि ये ईथर जो है ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर का नाम ये था ना। तो एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फिनोल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक समूह। अब ये प्राकृतिक जो आपके समूह हैं, अगर मैं अल्कोहल और फिनोल की बात करूं तो वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस उन्होंने दी जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ी। लेकिन अगर मैं ईथर की बात करूं तो इसकी रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा नहीं होती, ये थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में कमजोर होता है। तो अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर जो आपका प्राकृतिक समूह है, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक समूह। प्राकृतिक समूह का मतलब हुआ इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अगले चैप्टर में हम 3 और फंक्शनल ग्रुप्स के को स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक समूह का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ईथर, ये आपका थोड़ा सा कम क्रियाशील है। मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। तो ईथर जो समूह है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो कम है। मतलब इसकी एक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये थोड़ा सा स्लो है। तो अब बच्चों अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो आपको इसकी अभिक्रिया कुछ ऐसी चीजों के साथ करवानी पड़ेगी, उच्च ताप पे, उच्च दबाव पे, कि ये रिएक्शन दे। क्योंकि ये खुद कमजोर है तो हमको इसकी अभिक्रिया ऐसे से करवानी है जो थोड़ा एक्टिव हो और वो इसको भी एक्टिव कर दे। क्लियर। तो जब हम C और O बॉन्ड के विदलन की बात करेंगे, जो कि आपका पहला टाइप है, तो इसमें हम ये देखेंगे क्योंकि ईथर की क्रियाशीलता कम है तो हम इसको उच्च ताप पे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे। और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद आप ये देखोगे कि आपको अल्कोहल मिलेगा। और उस अल्कोहल की अभिक्रिया जब मैं दोबारा HX के साथ करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पर इसके 2 अणु प्राप्त होंगे। क्लियर। मैंने जो बोला है वो मैं आपको भी प्रैक्टिकली यहाँ पर बताऊंगी कि मैंने रिएक्शंस को कैसे बोला, बट ध्यान हमें यहाँ पे ये रखना है कि C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन होगा। और विदलन होने के साथ हमने ये देखा कि ईथर जो है वो थोड़ा सा कम क्रियाशील है, तो उच्च ताप पे आपको इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवानी होगी। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा ईथरों में C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन। तो देखिए C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन आखिर होगा कैसे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हम ईथरों में C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, समझते हो एल्किल हैलाइड, पूरा 10th चैप्टर हमने इसी के ऊपर डिस्कशन किया है। क्या लिखा मैंने, एल्किल हैलाइड।
ठीक है इतना। एल्किल, एल्किल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारा ईथर है वो आपका प्राकृतिक समूह में थोड़ा कम क्रियाशील है, तभी हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, RX के साथ करवा रहे हैं, उच्च ताप पे ज्यादा टेम्परेचर देके, ताकि वो रिएक्शन दे दे। अब यहां पर मैंने बोला कि मुझे यहां पर लेना है ईथर। क्या लेना है, ईथर। तो हमने लिया ROR, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इधर भी R लगाया, इधर भी R लगाया, इसका मतलब ये ईथर कैसा हुआ, ये समतित ईथर हुआ, तो ये हुआ ROR। प्लस इसमें मुझे मिक्स करना है HX को। किसको मिक्स करना है, HX को, क्योंकि इसकी अभिक्रिया मैं एल्किल हैलाइड के साथ करवा रही हूं। तो यहां पर बच्चों ये हुआ आपका समतित ईथर। क्या हुआ ये, समतित ईथर। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई, HX। HX का मतलब एल्किल हैलाइड। क्लियर। अब टॉपिक का नाम है कि C और O के बीच का बॉन्ड ही यहां पर टूटेगा। तो देखो इस R में भी C छुपा है, इस R में भी C छुपा है, तो कहीं से भी किसी भी बॉन्ड का विदलन कर दो। तो जब आप यहां पर किसी भी बॉन्ड का विदलन करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ROH। ये RO किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, H के साथ, और साथ में आपको मिलेगा RX। क्लियर इतना। अब अगली स्टेप में इस ROH की मैं दोबारा रिएक्शन कराती हूं HX के साथ, ठीक है। HX के साथ अभिक्रिया करवाने पे ये आपको देगा RX प्लस H2O, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने पढ़ रहे हैं ईथरों में C और O के बॉन्ड का विदलन। तो C और O के बीच का बॉन्ड टूटा, और मैंने बोला कि आपको यहां पर RX एल्किल हैलाइड के कितने समूह मिलेंगे, यहां पर आपको यहां पर 2 अणु मिलेंगे, किसके, एल्किल हैलाइड के। इतना क्लियर। तो ये तो हुई आपकी ईथर की पहली रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने C और O के बॉन्ड का विदलन किया। तो हमने ROR को जब HX से रिएक्शन करवाया तो हमें मिला ROH। ROH का मतलब क्या होता है, ROH होता है आपका एल्कोहल, ठीक है, और RX हो गया आपका एल्किल हैलाइड। फिर दोबारा इस ROH की अभिक्रिया सेम मैंने HX से करवाई, तो मुझे मिला RX प्लस साथ में H2O आपका बाहर निकल गया। ये जो हमने पूरी क्रिया की, ये किसके लिए की, हमने समतित ईथरों के लिए की। यहां पर हमने समतित ईथर, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स की बात की। अब हम बोलते हैं कि अगर ईथर सिमेट्रिकल ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास में यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ R डैश है, ठीक है, एक तरफ R है, एक तरफ R डैश है। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया HX के साथ करवाऊं तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा ROH और R डैश X, ठीक है। इस वाले बॉन्ड का विदलन होगा और ROH मिलेगा, और उधर आपको R डैश X मिलेगा। तो ये अभिक्रिया आपकी किसकी हुई, ये अभिक्रिया हुई आपकी उन ईथरों की जो आपके असमतित होते हैं। कैसे होते हैं, असमतित होते हैं। क्लियर। तो आप इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या यूज लोगे, आप इन दोनों अभिक्रियाओं में HX का यूज करोगे। HX का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन का हैलाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन का हैलाइड। क्लियर है। तो जब हम ROR या ROR डैश की अभिक्रिया HX के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा एक तो अल्कोहल और एक मिलेगा एल्किल हैलाइड। और इस पूरी अभिक्रिया में जो बॉन्ड टूटा है वो कौन सा बॉन्ड टूटा है, वो C और O के बीच का बॉन्ड ही आपका टूटा है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर HX लिया, अब ये HX आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस HX की बात करूं तो ये आपका HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ये सारे HX है ना, सारे हाइड्रोजन के हैलाइड है।
अगर मैं इन सबकी क्रियाशीलता की बात करूं तो आप कभी भी HF और HCl को इस अभिक्रिया में प्रयोग में नहीं लोगे। आप यहाँ पर जो अभिकर्मक यूज में लोगे या तो वो HBr होगा या फिर वो HI होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर क्रियाशीलता के क्रम की बात करूं तो आपका जो HI है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl और एज कंपेयर टू HF। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो हम HX लेंगे या तो हम HI को लेंगे या फिर हम HBr को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि HI और HBr की क्रियाशीलता उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और आपको पता है ईथर आपका कमजोर है, कम क्रियाशील है, तो ज्यादा एक्टिव ही आपको उसको लेना पड़ेगा। क्लियर?